चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 11 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जीव जगत देखेंगे। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, बायोफ्राइट के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं तो पिछले अध्याय में हमने बिटेकर द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने पांच किंगडम के बारे में बताया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगजाई, एनिमेलिया एवं प्लोंटी में सुझाया था। और इस अध्याय में हम प्लोंटी जगत, जिससे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ हम इस बात पर भी ध्यान देंगे की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में अनुसार परिवर्तन आया है। फंगजाई यानी कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भेदी होती है, अब प्लोंटी वर्ग में निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लोंटी के अंतर्गत शैवाल, बायोफ्राइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ अब इस तंत्र के प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। और पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारिकीय के गुणों को, जैसे प्राकृतिक रंगपतियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर आदि पर वर्गीकरण करेंगे। वे प्रमुख कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना आधार पर है तथा यानी लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया है। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित है। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। और अब यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। और इसके विपरीत यानी प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों, जैसे रचना, शारीरिक, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेथम तथा जोसेफ डल्टन हुकर ने समझाया था। वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों में विकासशीय संबंध पर आधारित है, को उसको स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। अब यह तक कि यह भी कठिन हो जाता है कि अब उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। संख्यात्मक वर्गीकीय जिसे अब सरलता से क्यूंटेरीकृत किया जा सकता है और सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को सामान्य महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकी विधि भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं, जैसे क्रोमोसोम के संख्या, रचना, व्यवहार तथा संरचना वर्गीकीय जो उपादानों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। तो शैवाल के बारे में देखते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थेराइड पर स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय यानी लवणीय जल तथा समुद्र दोनों का जीव है। और वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक यानी लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जिससे जिन्हें स्लॉथ रिछ कहते हैं। और शैवाल में माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ये कॉलोनियन जैसे वाल्वाक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स एस्पारोगायरा तक हो सकता है। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विकासशाली होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होते हैं और इसके प्रत्येक खंड से
प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्य ये बीजाणु स्पोर होते हैं और इसमें एनुकशाभिक यानी एनुफ्लेजिमा होता है और ये एनुचलामान होता है। अंकुरण के बाद इसमें पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगलित होते हैं और ये युग्मक कशाभिक युक्त यानी प्लेजिमा युक्त तथा माप के समान हो सकते हैं और उसके बाद फैलेजिला विहीन लेकिन सामान्य माप वाले हो सकते हैं और ऐसे जनन को समयुग्मिकीय कहते हैं। और जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संगलित होते हैं तब उससे असमयुग्मिक कहते हैं। जैसे कि यूडोराइड है कि इसके कुछ स्पीसीज विषम युग्मिक लैंगिक जनन में एक बड़े अचल यानी स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा अनुसलायनमान यानी नरम युक्त सम्मिलन होता है, जैसे वालवक्ष फ्यूकस है। और शैवाल वर्ग तथा उसके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कुल स्थितिकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करता है और प्रकाश संश्लेषित जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। और पोरफाइडा लेमिनेरिया तथा अनुसर्गाश्रम की बहुत ही स्पीसीज यानी प्रजातियां जो समुद्र की 70 प्रजातियों में से है और भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कुछ समुद्र भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केराटिन यानी लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। और जेलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एकाग्र प्राप्त होते हैं जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम तथा जेली बनाने में किया जाता है। और क्रोलेरा तथा स्प्रूलाइना एक कोशिक शैवाल है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यानी यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त होता है जो है क्लोरोफाइसिस है, फियोफाइसिस है और उसके बाद रोडोफाइसिस है। क्लोरोफाइसिस के बारे में देखें, क्लोरोफाइसिस के सदस्य को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनियम अथवा तंतुमय हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है और वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होती है और क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह नुजालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पाइरीनाइड होते हैं और पाइरीनाइड स्टार्च होते हैं। और कुछ शैवाल तेल बंदूक के रूप में भोजन संचित करते हैं। और हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु यानी स्पोर के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जुस्पोर से होता है और जुस्पोरिजिया यानी जल बीजाणुधानु से बनते हैं। और लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत भिन्नताएं दिखाई पड़ती है और ये समयुग्मिकीय, असमयुग्मिकीय तथा विषम युग्मिकीय हो सकते हैं। और इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास है, वालवक्सा है, यूलोथ्रिक्स है, उसके बाद स्पाइरोगाएरा है तथा नुकारा है। उसके बाद देखें फियोफाइस तो फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री शैवाल में पाए जाते हैं और उनके माप तथा आकार में बहुत भिन्नताएं होती है। ये सरल खासित तंतुमय से लेकर सघन खासित जैसे कैलप तक हो सकते हैं और कैलप की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें
क्लोरोफिल एसी कैरोटीनाइड तथा ज़ैथोफिल होता है। इनका रंग जैतून हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकते हैं। ये शेड ज़ैथोफिल वर्णन फ़्यूकोजैथीन की मात्रा पर निर्भर करती है। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लेमिनेरिन अथवा मेनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसका बाहर की ओर एल्जीन तथा जेलिटिनी स्तर होता है। और प्रोटोप्लास्ट में लवण के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधे प्राय संलग्नक द्वारा अतः स्तर से जुड़ा होता है और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह ही प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होते हैं। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले दो फ्लैजिला युक्त जुस्पोत द्वारा होता है और इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। इसके लैंगिक जनन समयुग्मिक, असमयुग्मिक तथा विषमयुग्मिक भी हो सकते हैं और युग्मकों का संगम जल से अथवा अंडधारी यानी विषम युग्मिक स्पीसीज जाति से हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म यानी नाशपाती आकार की होती है और इसके पार्श्व में दो फ्लैजिला होते हैं और इसके सामान्य सदस्य एक्टोरोकार्प्स है और उसके बाद डिक्यूटा है, लेमिनेरिया है, सर्गासम तथा फ्यूकस होते हैं। उसके बाद देखते हैं रोडोफाइसी के बारे में देखते हैं। रोडोफाइसी लाल सेवार है। इनका रंग लाल रंग का होता है, वर्णक होता है। फाइको एरिथ्रेंस कारण है और अधिकांश लाल सेवार समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र से अधिक में होती है और ये पानी की सतह पर इनका क्षेत्र गर्म क्षेत्र से अधिक होती है और ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होती है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी और वहाँ प्रकाश कम होती है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिकीय होती है और इनमें से कुछ भी संरचनाएं बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होते हैं और इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है और इनमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होते हैं। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पोलिसाइफोनिया है, ग्रेसिलेनिया है, पोरफायरा है और उसके बाद जेलिडियम है। उसके बाद देखते हैं बायोफाइडा के बारे में देखते हैं। ब्रायोफाइट के बारे में देखते हैं। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लीवरवर्ट आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों से नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, सीलन यानी आर्द्र तथा छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक भेदित होती है और यह थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा होता है और यह एक कोशिका तथा बहुकोशिका मूलाभ द्वारा एवस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। इसमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती है। इनमें मूलसम, पतिसम तथा तनासम संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पादन करते हैं इसलिए इन्हें युग्मकोभेद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं और ये दृक्साभिक पुगम उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं और यह प्लास्क के आकार का होता है जिनमें एक अंडा होता है। उसके बाद पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं जिसके कारण युग्मनज बनाता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इससे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद बन जाता है और उसके बाद उद्भिद मुक्तिजीवी नहीं होते हैं बल्कि यह प्रकाश संश्लेषित युग्मोद्भिद से जुड़ा होते हैं और इससे अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद
बीजाणु युग्मभेद यानी स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अंकुरित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भेद से विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। एस्फेगनल की कुछ स्पीसीज यानी जातियां पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों का स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं और इनका परिस्थिति की दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और उच्च कोटि के पौधे को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देता है और इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती है और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकती है और बायोफाइट को लीवरवर्ट तथा मॉस में विभक्त कर देते हैं। लीवरवर्ट क्या है? तो लीवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों तथा आदि से में उगते हैं और लीवरवर्ट की पादपकाय थैलाशाभ होती है और थैलस पृष्ठाधार होते हैं तथा अतः स्तर बिल्कुल चिपके होते हैं और इनके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह भी छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो तने की तरह ही रचना पर दो कतारों में होती है। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है और जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कायिक होती हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं ये उसमें स्थिर होते हैं और ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाते हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनाते हैं। स्पोरोफाइट में एक पादप सीटा तथा कैप्सूल होता है और कैप्सूल होता है इन्हें यानी मार्केशिया होती है और मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनाते हैं। स्पोर से अंकुरन होने के कारण मुक्तजीवित युग्मोद्भेद बनते हैं। मॉस क्या है? तो मॉस के बारे में देखें तो जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मोद्भेद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है और यह बिसर्पी हरा अनुशाखित तथा प्राय तंतुमय होती है। इसकी दूसरी अवस्था की तरह ही होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर शर्पीला रूप में पत्तियां लगी रहती है। ये बहुकोशिक तथा अनुशाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है और इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन द्वारा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थिर होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज में स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, सीटा तथा कैप्सूल से विभेदित होता है और मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं और मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं और मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विशेष प्रणाली होती है। इनके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पोलिट्राइकम तथा एस्फेगमन होते हैं। और उसके बाद देखते हैं टेरिडोफाइट क्या है। तो टेरिडोफाइट के बारे में देखें तो टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है और फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिन्हें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं और आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। और जीवाश्मीय रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीले मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मोद्भेद प्रभावी अवस्था होती है और लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट है जिससे वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां होती है और इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघु पर्ण, उदाहरणतः सिलेजिनेला है,
सिलेजिनेला अथवा बड़ी बृहद पूर्ण हो सकती है, जैसे फर्न है। उसके बाद स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होते हैं जो पत्ती की तरह के बीजाणु पर लगी रहती है, और कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं और जिन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरणतः सिलेजिनेला कविसिटियम और बीजाणुधानी के स्थिर बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्त जीवित अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलाभ युग्मोक विहित बनाते हैं, जिससे प्रोथेलस कहते हैं। और इस युग्मोक विहितों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान होना चाहिए, और इसकी विशिष्टता सीमित अवस्थाओं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों पर सीमित है। युग्मोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पुंमणु के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाते हैं और युग्मनज बनाता है। उसके बाद युग्मनज में बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। और यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार की होती है, उन पौधों को बीजाणु कहते हैं। सिलेजिनेमा साल्विनिया में 2 प्रकार के होते हैं, बृहद तथा लघु स्पोर बनाते हैं, जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु यानी मादा तथा छोटे बीजाणु लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधे में मादा युग्मोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है, और मादा युग्मोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया शेषाव भ्रूण बनता है। और यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। और टेरिडोफाइट के 4 वर्ग होते हैं, और इस जो वर्ग हैं साइरोपसीड है यानी साइलोटस है, लाइकोपसीडा है यानी सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम है, और उसके बाद स्पिनोलपीडा है यानी न्यूक्विसिटम है, तथा टीरोपसीडा है यानी ड्रायोटेरिस तथा एंडिएंटर है। उसके बाद देखते हैं जिम्नोस्पर्म में देखें जिनोस्पर्म देखें जिनोस्पर्म यानी जिनोस अनावृत स्पर्म बीज। तो ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भीति से ढके हुए नहीं होते हैं, और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में माध्यम अथवा लंबे वृक्ष अथवा झाड़ियाँ होती हैं। जिम्नोस्पर्म के शंकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है, और इनकी मूल प्रायः मूसला मूल होता है। इसके कुछ जीनस भी मूल कवक के सहयोग कर लेती हैं, और जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण पाइनस, जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले रसायनों बैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिससे प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरणतः साइकेल, इसके तने अशाखीय अथवा शाखित होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। लाइकेस में पक्षिकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है, और जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु में सहन कर सकती है। शंकुआकार पौधे में पत्तियां सुई की तरह होती है, और इनकी पत्तियों की सतही क्षेत्रफल कम, मोटी कल तथा गर्तक रंध्र होती है, और इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणु होते हैं, और ये अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी इसमें 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे होते हैं, और ये शलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणुधानी अथवा
नर शंखु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मोद्भिद संतति उत्पन्न करती है जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित हो जाती है और इस न्यूनीकृत नर युग्मोद्भिद को परागण कण कहते हैं। पराग कणों का विकास लघु बीजाणु धानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु धानी होते हैं उन्हें गुरु बीजाणु धानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष अथवा विभिन्न वृक्षों पर यानी साइकेस पर स्थिर हो सकते हैं। गुण बीजाणु मातृ कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है और बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजा अन्नपूर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं और गुरु बीजाणु धानी स्थिर अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मोक भेद में विकसित होते हैं और इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिका मादा युग्मोक दभेद भी गुरु बीजाणु धानी के ही रह जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मोद्भिद बायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। ये स्पेरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। अपराग कण से एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है और यह पराग नली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। उसके बाद देखते हैं एंजियोस्पर्म में देखें तो एंजियोस्पर्म पोषवी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं और एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादप में सबसे बड़ा वर्ग है और उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों बुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस जो 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होती है उसमें होती है और इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पादन प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होती है। सारांश देखें। जगत पादप में शैवाल, बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। ये सरल थैला स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव है। वर्ग के प्रकार तथा भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवाल को 3 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसिस तथा रोडोफाइसिस शैवाल फाइसी है और शैवाल प्रायः विखंडन द्वारा कायिक प्रबंधन करते हैं। लैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा तथा लैंगिक जनन के लैंगिक कोशिकाओं द्वारा करते हैं। लैंगिक कोशिकाएं समयुग्मकीय, असमयुग्मकीय तथा विषमयुग्मकीय होती है। ब्रायोफाइट ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में उगते हैं लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। शैवाल की अपेक्षा उनकी पादपकाएं अधिक विभेद होती है। यह थैलस की तरह होते हैं और शयन अथवा सीधा हो सकता है। ये मूलाभ द्वारा एवेस्ट्रेटर्स से जुड़े रहते हैं और इसमें मूल की तरह, तने की तरह तथा पत्तियों की तरह की रचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइट लिवरवर्ट तथा मॉर्स में विभक्त होते हैं। लिवरवर्ट नुथेलसाल तथा पृष्ठधार होते हैं। मॉर्स सीधे पतले तने वाले होते हैं जिस पर पत्तियां सर्पिला ढंग से लगी रहती है और ब्रायोफाइट की मुख्यकाय युग्मोद्भिद होती है जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं और इसमें नर लैंगिक अंग होते हैं जिसे पुधानी कहते हैं और मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक दोनों इससे पैदा होते हैं जो
संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बहुकोशिक रचना बनाती है जिसे बीजाणु उद्भिद कहते हैं। इससे अगुणित बीजाणु बनते हैं और बीजाणु से युग्मोद्भिद बनते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्यतः पौधा बीजाणु उद्भिद होते हैं। इससे वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां होती है। इसमें सुविकसित संवहन ऊतक होते हैं। बीजाणु उद्भिद में बीजाणु धानी होती है जिससे मियोसिस द्वारा बीजाणु बनाते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाते हैं और इन्हें वृक्ष के लिए ठंडे नम स्थानों की आवश्यकता होती है। युग्मोद्भिद में नर तथा मादा लैंगिक अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं और नर युग्मक के मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद बनता है। जिम्नोस्पर्म वो पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता है। निषेचन के बाद बीज अनावृत रहते हैं और इसलिए इसे अनावृत बीज पौधे कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी यानी बीजांड में बनते हैं और ये धानियाँ बीजाणु पर्ण से होती हैं। बीजाणु पथ लघु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु पर्ण अक्ष पर सर्पिला रूप में लगी होती है जिनसे क्रमशः नर शंकु तथा मादा शंकु बनते हैं। परागकण अंकुरित होते हैं और पराग नली बनती है जिससे नर युग्मक अंडाशय से निकलता है। यहाँ पर यह स्त्रीधानी में स्थित अंडकोशिका से संलग्न हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं।